जय हिंद दोस्तों। डीसी जनित्र में आज हम क्या पढ़ेंगे। डीसी जनित्र में इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया है। अब जो डीसी जनित्र में हम पढ़ने वाले हैं आज, वो रहेगा एक नया टॉपिक। क्या रहेगा? वो एक नया टॉपिक रहेगा जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री। इन दोनों में संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध होते हैं और ये दोनों होते क्या हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पास हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पास इलेक्ट्रिकल डिग्री को हम किससे दर्शाते हैं? इलेक्ट्रिकल डिग्री को थीटा ई से दर्शाते हैं। और मैकेनिकल डिग्री को फिर किससे दर्शाएंगे? मैकेनिकल डिग्री को हम थीटा एम से दर्शाएंगे। तो ये दोनों हो गए हमारे इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री। ओके, अब इसमें दोनों में संबंध क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होता है तो ये आपके लिए एक सूत्र है। इलेक्ट्रिकल डिग्री जो इसका सूत्र है तो आपको होगा थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री इंटू पी बराबर 2 यहाँ पास मैकेनिकल डिग्री। या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे आप लिख लीजिए। यहाँ पास मैकेनिकल को हटा के यहाँ पास मैकेनिकल यहाँ पास और इलेक्ट्रिकल यहाँ पास। इस तरीके से ये वाला सूत्र सही रहेगा। यहाँ पास थीटा, इस तरीके से आप क्या याद रख पाएंगे? यहाँ पास m है और यहाँ पास क्या है? p है। m है और p है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख पाएंगे, m p बराबर 2 इलेक्ट्रिकल। दिख रहा है? ज़्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा? ओके, दिख रहा है। तो m p बराबर 2 इलेक्ट्रिकल। इस सूत्र से आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप निकाल पाएंगे। अब हम समझते हैं कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल होता क्या है। तो मैकेनिकल वो होता है जो हम प्रोटेक्टर की सहायता से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। प्रोटेक्टर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, और उस प्रोटेक्टर में ऐसे ऐसे हमारे कोण दर्शाए होते हैं, एंगल दर्शाए होते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टर है तो यहाँ पास से क्या है? ये है हमारा मैकेनिकल। ये कौन सी डिग्री होगी? जो प्रोटेक्टर हमारा बताता है वो मैकेनिकल डिग्री बताता है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो प्रोटेक्टर की सहायता से हम मापेंगे तो वो कितना होगा? 180 अंश होगा। एक सरल रेखा यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी होगी? 180 अंश की होगी। तो ये हमारा मैकेनिकल प्रोटेक्टर की सहायता से मापते हैं जो, तो मैकेनिकल डिग्री, मैकेनिकल एंगल, मैकेनिकल कोण ये होता है। तो फिर इलेक्ट्रिकल क्या होगा? तो यहाँ पास हम एक मशीन बना के देखते हैं, छोटी सी एक हम मशीन बना के देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक मशीन बनाया। मशीन में जो हमारे पोल लगे होते हैं, क्या? यहाँ पास आर्मेचर हो गया और यहाँ पास क्या हो गया? इसके पोल हो गए, ये इसके पोल हो गए। अब देखते हैं कि पोल के जो लंबवत एक हम रेखा खींचते हैं और यहाँ पास कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। और ये कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है? 180 होता है। और ये कितना होता है? 270 होता है।
तो हमने बोला प्रोटेक्टर की सहायता से यदि जो मेजर करते हैं तो 180 अंश जो एक सरल रेखा मिलती है तो वो होती है हमारी मैकेनिकल डिग्री। एक्चुअली में ये कितना है, पूरा एक साइकिल है कितना 360 है, एक साइकिल कितना है 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। तो यहाँ से हम जब यहाँ तक आते हैं तो कितना आते हैं, 0 से 90 डिग्री आते हैं। अब यहाँ से हम पूरा यहाँ तक आते हैं तो कितना आते हैं 90 से ओनली, और 270 तक जब हम आते हैं तो कितना आते हैं 180 अंश आते हैं। कैसे, यहाँ पास एक हमने वेव बनाया, इस वेव की सहायता से तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ये वेव बनाया। अब वेव में यहाँ पास कितना है 0 डिग्री है, एमएफ का मान भी 0 है। यहाँ पास कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, यहाँ पास 90 हो गया। अब ये कितना है 180 है, यहाँ पास 180 है यहाँ पास, और यहाँ पास कितना है 270 है, यहाँ पास 270 है, और ये कितना है 360 है, 360 है। तो हमने बोला कि यदि यहाँ से 90 से और हम घूम के ले जाते हैं कहाँ 180 अंश, मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक हम जाते हैं जब, तो वो कितना होता है हमारा 180 अंश होता है। तो यहाँ 90 से और 270 तक जब जाते हैं हम, यहाँ से कहें तो यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये होता है हमारा 180 अंश, 180 अंश होता है। तो दो पोल के बीच में जो हमारा रहेगा, दो पोल के बीच में जो हमारा कोण बनेगा तो वो क्या बनेगा, वो हमारा इलेक्ट्रिकल कोण होगा। कैसा कोण होगा, इलेक्ट्रिकल कोण होगा। कहे तो दो पोल के बीच में हमारा जो कोण बनेगा तो वो 180 अंश का बनेगा। कितना बनेगा, 180 अंश का बनेगा। तो आप यदि हम दो पोल की मशीन कोई हम बनाते हैं, दो पोल की यदि हम कोई मशीन बनाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि हम दो पोल की कोई मशीन बनाते हैं तो उसका इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे, तो यहाँ पास हमने एक दो पोल की मशीन बना लिया, एक पोल और दो पोल की मशीन। तो यहाँ पास जो इसकी मैकेनिकल डिग्री है प्रोटेक्टर की सहायता से जो हमने मापा, तो वो कितनी है 180 अंश है, 180 अंश है। अब यहाँ पास हम इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री की परिभाषा करें, परिभाषा दें इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री की। इसको हमने मैकेनिकल डिग्री की दे दिया, एक कोण से दूसरे कोण तक 90 से 270 तक आए तो 180 हो गया। अब हम इलेक्ट्रिकल की परिभाषा में बोलें तो यहाँ पास इलेक्ट्रिकल की परिभाषा में दो पोल की ही हमने मशीन बनाया और बोला कि दो पोल की मशीन का जो मान होगा इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री दोनों बराबर होंगे। तो दो पोल की मशीन में यहाँ पास एक पोल की मशीन में बनाया तो 270 हुआ था, 90 से 270 आने तक कितना हुआ था 180 हुआ था। तो यहाँ पास भी 90 से 270 तक आने में इसका आपस में जो कोण का अंतर होगा तो कितना होगा 180 होगा। यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक कितना है 180 है, 180 है। तो दो पोल की मशीन में इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पास समझते हैं कि यदि दो पोल से अधिक जब मशीन हम बनाते हैं तो फिर उसका जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है तो उसका मान अधिक हो जाएगा, उसका मान अधिक हो जाएगा। तो हम एक आध क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे ज़्यादा हो गया मैकेनिकल डिग्री से। तो यहाँ पास देखिए, एक हम फिर से एग्जांपल एक और ले लेते हैं कि एक यह मेरी मशीन हो गई और ये हो गया हमारा आर्मेचर। यहाँ पास मैंने इसके एक पोल को बना दिया, एक पोल को बना दिया, एक पोल हो गया। यहाँ पास इसका क्या हो गया, ये दूसरा पोल हो गया। ये यहाँ पास क्या हो गया, तीसरा पोल हो गया। और ये हो गया इसका चौथा पोल, ये चौथा पोल हो गया। यह है एन है और यह क्या है, एस है। यह भी एन है और यह क्या है, एस है। ये दोनों एन और एस हो गया। अब हम इसको यदि मैकेनिकल डिग्री से देखें तो 180 अंश इसका कैसा होगा।
जब हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तो यह एक क्या होगा, मैकेनिकल कोण में यह 180 अंश होगा। लेकिन इसको हम इलेक्ट्रिकल में देखें तो इसका 180 अंश क्या यहाँ से यहाँ तक 180 अंश होगा? नहीं होगा। चूँकि हमने बताया कि एक पोल से दूसरे पोल N ध्रुव से S ध्रुव के बीच का जो कोण होगा वो 180 अंश होगा, ना कि हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तो यहाँ पास एक N कोण है, एक कौन सा पोल है, N पोल है, और यहाँ पास एक क्या है, S पोल है। तो इन दोनों N से S पोल के बीच का जो कोण होगा तो वो होगा 180 अंश। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जो कोण होगा वो होगा 180 अंश। लेकिन हम इसी को मैकेनिकल में देखना चाहें तो ये हमको अजीब दिखेगा, उल्टा दिखेगा इसका। तो आप बोलेंगे एक हम सरल रेखा खींचे और एक हमने इस प्रकार से कोऑर्डिनेट वाला खींचे, ऐसे खींचे, तो फिर इन दोनों के बीच का तो यहाँ 90 अंश ही होगा, 90 अंश ही होगा। दोनों के बीच के ये जो कोण होता है तो 90 अंश होगा, यहाँ 90 अंश होगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये तो 180 अंश होगा, कैसे? तो वही तो आपको समझना है कि जो मैकेनिकल है तो ये बताता है कि हमारा कितना है, 90 है, 90 कोण है, 90 एंगल है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल है तो पोल की संख्या हमने बढ़ा दिया, 2 पोल होता तो ठीक है, हम मानते कि यह कितना है, 90 ही है। लेकिन यहाँ 2 से 4 पोल हमने कर दिया है, तो 2 से 4 पोल कर दिया है तो यहाँ पास 90 नहीं, यहाँ पास 180 होगा। क्यों? क्योंकि हमने 2 ध्रुवों के बीच की बात किया है, ना कि आपको इस प्रकार से कुछ प्रोटेक्टर वाली विधि की बात की। तो हमने 2 ध्रुवों के बीच पर सिर्फ फोकस करेंगे। 2 ध्रुव के बीच में जो हमारा कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 180 अंश बनेगा। तो यह होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 180 है। लेकिन मैकेनिकल देखेंगे हम तो यहाँ पास 90 ही पाएंगे, है ना। तो ये दोनों में आपस में संबंध होते हैं। अब इसको हम क्वेश्चन के तौर पर समझते हैं कि इसको और हम बेहतरीन तरीके से कैसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे। एक हम लेते हैं 6 पोल का, क्या 6 पोल का जनरेटर लेते हैं, और 6 पोल के जनरेटर को क्या करते हैं, एक चक्र घुमाते हैं और देखते हैं कि वह कितना इलेक्ट्रिकल डिग्री हमको प्राप्त करके देता है। तो यहाँ पास 6 पोल के क्वेश्चन है, 6 पोल के जनरेटर को एक चक्कर घुमाने पर वह कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री घूमेगा। इस क्वेश्चन को आप बनाएं। इस फार्मूला में रख के आप बनाएंगे तो आप यूं ही बना के दे देंगे हमको। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, बनाइए। तो हम इस फार्मूले को पहले लिखते हैं, इस फार्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ पास हमारा थीटा मैकेनिकल हो गया गुणे पी हो गया बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल हो गया। थीटा इलेक्ट्रिकल कैसे होता है, गुणे 2 करके थीटा इलेक्ट्रिकल होता है। मैकेनिकल हमको क्या करना है, मैकेनिकल हमको एक चक्र घुमाना है। एक चक्र में कितना होता है, एक चक्र में पूरा 360 होता है। तो मैकेनिकल कितना हो गया, 360 हो गया। पोल कितना है, पोल है हमारा 6 पोल है। तो पोल को हमने यहाँ पास लिख दिया 6, पोल को हमने लिख दिया 6 गुणे 2। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल डिग्री ही निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमको निकालना है। तो इसको हम काट सकते हैं, 2 से 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पास 36 तियाँ कितना होगा, 3 छक्का 18, 3 तिकाई 9, 1 10। तो यहाँ पास 1 0। तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है तो कितना हो गया, यहाँ पास 1080 हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना हो गया, 1080 हो गया, 1080 हो गया। तो 6 पोल हमने लिया था
तो यहाँ पास हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिग्री हो गया तो 1080 हो गया। आप समझ में आ गई बात। इसमें हमने यदि 6 पोल लेते हैं, यहाँ पास 4 पोल है, 4 पोल है, तो यहाँ पास यदि हम 2 पोल लेते हैं तो यहाँ 0 से प्रारंभ करते हैं तो पूरा घूमने में हमको 360 डिग्री मिलेगा। तो वो कैसे हम बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिकल बोले चाहे मैकेनिकल बोले, चूँकि 2 पोल है। यदि 2 पोल से हमने यहाँ पास 6 पोल लगा दिया तो इसका मैकेनिकल तो वही रहेगा, 360 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल चेंज हो जाएगा। 6 पोल लगाने पर इलेक्ट्रिकल हमारा 360 से बढ़ के कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो वह 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या होते हैं, आपस में संबंध होते हैं। इसी प्रकार से हम 8 पोल के लिए भी निकाल सकते हैं। कितना, 8 पोल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास हम 6 पोल से 8 पोल को रख लेते हैं, 6 पोल से हम 8 पोल को रख लेते हैं। तो 8 पोल में हम रखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास हम, हाँ, इसको हम यदि ऐसा लिखें, 8 पोल के जनरेटर को एक चक्कर घुमाने पर, एक चक्कर को अब हम चेंज करते हैं, एक चक्कर को हम चेंज करते हैं। यहाँ पास लिखते हैं आधा, यहाँ पास हम आधा लिखते हैं। आधा चक्कर पर, आधा चक्कर घुमाने पर वह कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री घूमेगा। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आधा चक्कर घूमेंगे तो यहाँ पास कितना है हमारा, एक चक्कर पूरा होगा 360, आधा चक्कर कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पास हम क्या रखेंगे, 180 रखेंगे। तो आधा चक्कर हम कैसे करेंगे, 180, तो यहाँ हो गया 180। अब पोल कितना है, 8 पोल है, और हमारा वही आगे रहेगा। तो आगे हम कैसे इसको करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब यहाँ 18 चौक 72, 18 चौक 72, 720, ये शून्य उतार दिया 720। तो यह यदि 8 पोल का हम बनाते हैं और वो उसको पूरा नहीं बल्कि आधा चक्कर घुमाते हैं तो वो 720 डिग्री हुआ, कितना, 720 डिग्री घूमेगा, इसका 720 डिग्री होगा। यदि इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और हम बढ़ा दें, इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और हम बढ़ा दें कि आवृत्ति की बात कर दे, उसको आवृत्ति की बात कर दे, चलिए छोड़िए, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आपसे जो पूछेगा ना तो सिर्फ छोटे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि टाइम भी जानता है कितना रहता है, 1 मिनट रहता है। 1 मिनट में ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर हो नहीं पाएगा, तो छोटे क्वेश्चन ही पूछता है, और ये क्वेश्चन पूछता ही है। सेम क्वेश्चन नहीं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पोल कुछ भी दे सकता है। तो ये समझ में आ गई होगी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो कल पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे, कल हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल, तो कल हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में हमने वहाँ पास क्या किया था, हमने दोष पाया था, दोष पाया था। क्या, उसमें एक हुआ था हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा हुआ था जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो इन दोष को, इस समस्या को हमको समाधान करना है, क्योंकि जनित्र में जब यह दोष होता है, पिछली वीडियो में हमने पूरा उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, उसको आप देख लीजिएगा कि वह कैसे होती है आर्मेचर रिएक्शन, और उस आर्मेचर रिएक्शन को हम कैसे दूर करेंगे, उस दोष को हम कैसे दूर करेंगे। तो उसमें हमने बताया था कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज़ करते हैं, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण ही होता है जो, तो डीमैग्नेटाइजिंग, अचुंबकी, विचुंबकी, या तो फिर उसी को बोलें तो वीकनेस, है ना, क्षीण, कमज़ोर, दुर्बल जो प्रभाव है, तो ये प्रभाव होते हैं। तो एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है और एक डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को जब हम समाप्त कर देंगे तो डीमैग्नेटाइजिंग ऑलरेडी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस से ही उत्पन्न होता है डीमैग्नेटाइजिंग। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं पास और समझते हैं। तो उसको बताए थे कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग उसके लिए यूज करते हैं। तो फिर होती क्या है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को हम समझते हैं।
कंपनसेटिंग बाइंडिंग, प्रतिकारित कुंडली, प्रतिकारित कुंडली। ये क्या होती है प्रतिकारित कुंडली? तो प्रतिकारित कुंडली हम समझते हैं इस प्रकार से। यहाँ पास हो गया मेरा आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर के ऊपर क्या थे? यहाँ पास कंडक्टर थे, कंडक्टर थे। तो कंडक्टर में इस प्रकार से जो यहाँ पास कुछ कंडक्टर होंगे, कुछ यहाँ पास ऐसे कंडक्टर होंगे। तो इसको यदि हम ऐसे क्या करें, एक हम ऐसे क्रॉस बनाएं। अब क्रॉस बनाते हैं जो, तो यहाँ पास जो क्या होंगे, हमारे पोल होंगे। इस प्रकार से हमारे क्या होंगे, पोल होंगे। तो इस वाले क्षेत्र में जो हमको यहाँ पास क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पास हमने एक एम ने अक्ष खींचा था, क्या एम एन ए अक्ष खींचा था। तो एम एन ए अक्ष पर जो हमने यहाँ पास पूरी जो इसका ये वाला क्षेत्र है, हमको ये क्षेत्र दिख रहा, तो इसको हम बोले हैं डीमैग्नेटाइजिंग क्षेत्र इसको बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। अब यहीं पास चुंबकीय बल रेखाएं जा रही थी, यहीं पास धारा का क्या हो रहा था, सीधे सीधे क्रॉस हो रहा था, तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे फिर हम, तो इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे क्रॉस, मैग्नेटाइजिंग एम्पियर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। तो ये क्षेत्र हमारा हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न, और ये क्षेत्र हो गया हमारा डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। तो इसको हम समझते हैं कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैसे होती है। ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर का शाफ्ट हो गया, यहाँ पास हो गए इसके पोल हो गए, ये हो गए इसके पोल हो गए। अब यहाँ क्या थे, हमारे कंडक्टर थे, इस प्रकार से कंडक्टर हैं। तो जो आर्मेचर है और यहाँ पास पोल है, तो इस पोल में हमने क्या किया, इस पोल में जब हम देखेंगे कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग किस मशीन में करते हैं, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग हम बड़ी मशीनों में, लार्ज मशीनों में करते हैं। कौन सी मशीनों में? छोटी मशीनों में नहीं करते हैं। छोटी मशीनों में फ्लक्चुएशन का जो काम होता है वो कम होता है। तो बड़ी मशीनों में हम क्या करते हैं, डीसी बड़ी मोटर हो या जनरेटर हो, तो मोटर या जनरेटर को बोलें तो डीसी मोटर या डीसी जनरेटर को बोलें तो डीसी मशीन बोलें। तो डीसी मशीन के जो बड़ी मशीनें होती है तो उसमें करते हैं यह कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्यों करते हैं? इसमें कंपनसेटिंग बाइंडिंग बड़ी मशीनें जो होती हैं, जैसे रोलर मिल हो गई और आपकी टर्बो जनरेटर हो गया, तो इन मशीनों में जब फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन मतलब उतार और चढ़ाव होता है, उतार और चढ़ाव। एक बार कहीं पास घूम रहा है कोई चीज़, तो यहाँ पास लोड ज़्यादा है, यहाँ पास कम है, यहाँ पास ज़्यादा है, मतलब उसको घुमाने के लिए या घूमने के लिए क्या, उसको उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन होता है। तो उन मशीनों के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पास कंपनसेटिंग बाइंडिंग का यूज करते हैं। जो बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीनों में उतार चढ़ाव जब होता है तो उसके लिए भी क्या, कंपनसेटिंग बाइंडिंग हम करते हैं। तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग कैसे मशीन में करते हैं, बड़ी मशीन में। तो फिर होती क्या है कंपनसेटिंग बाइंडिंग? कंपनसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर में हम क्या करते हैं, यहाँ पास खाँचे जो कटवा लेते हैं, जब हम
बोलते हैं कि भैया हमको मशीन को आप हमको ऐसे बना के दीजिएगा जो हम बड़ी कामों में इसको हम यूज कर सकें, बड़े कामों में इसका यूज हम कर सकें। तो वह बड़े कामों में बड़ी मशीन फिर बनवाना पड़ता है। तो कंपनी वाले को बोलना पड़ता है कि आर्मेचर में उसमें हमको खाँचे काट के दीजिए, सॉरी पोल में हमको उसमें खाँचे काट के दीजिएगा, ताकि उसमें हम एक बाइंडिंग कर सके जिसको हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग बोलेंगे। क्योंकि उसमें हमको ऐसे काम कराना है उससे कि हमारे काम में उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो ऐसे हमको बना के दीजिए जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हमको एक खाँचे काट के दीजिएगा। तो यहाँ पास खाँचे कटा रहेगा, तो फिर इसमें हम कंडक्टर को यहाँ पास रख देंगे। कंडक्टर को जो यहाँ पास रखते हैं तो यही होती है हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग। ये जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है तो इसमें क्या होता है कि ये जुड़ी कैसी होती है, तो यह जुड़ी होती है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। यदि आपको क्वेश्चन में आर्मेचर नाम शब्द दिया है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में बोलेंगे। कभी कभी आर्मेचर का नाम नहीं देता है और बोलता है ये किस में जुड़ी है, शंट में, सीरीज में। तो फिर आपको वहाँ पास जैसे आर्मेचर हो गई, ये आर्मेचर होता है। तो आर्मेचर का जो सीरीज मशीन होती है हमारी, तो यहाँ पास ये आर्मेचर हो गया। तो आर्मेचर और यहाँ पास जो सीरीज होती है तो सीरीज आर्मेचर के सीरीज में ही जुड़ा होता है। तो फिर आपको कभी कभी आर्मेचर नहीं देगा ऑप्शन में और सीरीज दिया रहेगा, तो सीरीज में ही हमारी सीरीज दिया रहेगा, तो सीरीज बाइंडिंग के ही श्रेणी में हमको जोड़ के देता है। तो यहाँ पास ये हो गई हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग, और ये हो गई हमारी सीरीज बाइंडिंग, और ये हो गई हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो कभी कभी आर्मेचर नाम शब्द नहीं देता है और सीरीज ही सीधे दे देता है, तो आपको सीरीज भी लगाना सही रहेगा। तो आर्मेचर समझने के लिए हम आर्मेचर ही बोलते हैं कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लेकिन उसको सीरीज के श्रेणी क्रम में भी बोल सकते हैं। क्योंकि आर्मेचर सीरीज जो मोटर होती है तो कुछ इस प्रकार से होती है, तो इसको हम जब लगाएंगे तो वो सीरीज के ही श्रेणी में लगाएंगे। तो ये जो बाइंडिंग होती है तो इसमें धारा का जो हम दिशा देखे थे, इस आर्मेचर में जो धारा का दिशा देखे थे, तो यहाँ पास धारा का दिशा कैसे बताए थे, ये क्रॉस होती है, मतलब धारा क्या रही, अंदर की ओर जा रही। और ये जो डॉट होती है मतलब धारा बाहर की ओर आ रही। ये चीज़ मैंने बताया था, जो डॉट होती है तो अंदर धारा बाहर की ओर आती है, अब क्रॉस वाली अंदर की ओर जाती है। लेकिन ये जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है तो इन कंपनसेटिंग बाइंडिंग का जो धारा की दिशा होती है तो इसके अपोजिट जस्ट रखते हैं। क्या रखते हैं? अपोजिट रखते हैं। यहाँ पास जो कंडक्टर है, इस प्रकार से कुछ कंडक्टर है हमारा, तो इस कंडक्टर में धारा क्या हो रही, अंदर की ओर जा रही, इस कंडक्टर में धारा अंदर की ओर जा रही। लेकिन जो हमारा ये कंपनसेटिंग बाइंडिंग का कंडक्टर है तो इस कंडक्टर की जो धारा है तो कहाँ आ रही, बाहर की ओर आ रही। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट है। तो एक दूसरे को अपोजिट रहेगा जब, तो जो हमारी फ्लक्स जो क्रॉस करके कहाँ चली जा रही थी, ऊपर चली जा रही थी, ऊपर चली जा रही थी, उसको ऊपर की ओर धकेल रही थी। तो ये वाली धारा क्या करेगी, उसके इधर साइड आएगी, सामने साइड आएगी, तो उसको नीचे कर देगी। तो कुल मिला के जो क्रॉस होके हमारी धारा डिस्टर्ब हो रही थी, डिस्टॉर्शन हो जा रहा था, वो अब नहीं होगा। उसको जैसे ऊपर जाएगी तो ये वाली धारा क्या करेगी, उसको नीचे कर देगी, तो वो डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो इससे हमारी क्या होगी, कंपनसेटिंग बाइंडिंग से ये हमारा दोष समाप्त हो जाएगा, इस मशीन का दोष समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हम इसके धारा को कैसे रखते हैं, विपरीत रखते हैं। तो ये जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है तो इस दोष को क्या करती है, पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है। जब इस दोष को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी तो यहाँ कार्बन ब्रश जो हमने क्या किए थे, एमने अक्ष से खिसका के हमने जी एन ए अक्ष से खिसका के वहाँ ले गए थे इसको थीटा डिग्री, तो उसको भी हमारा अब क्या होगा, उसको खिसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कार्बन ब्रश पर हमारी अब स्पार्किंग भी नहीं होगी और एमने अक्ष पर हमारा कार्बन ब्रश क्या बिना स्पार्किंग किए हुए काम करेगा। तो स्पार्किंग भी कम हो जाएगी और क्या होगा, यहाँ पास हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगा कंपनसेटिंग बाइंडिंग करने से। तो ये होती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग।
इसका यूज कहाँ करेंगे हम? इसका जो यूज है तो रोलिंग मोटर में करेंगे, रोलिंग मोटर में करें इसका यूज, रोलिंग मोटर में करेंगे। रोलिंग मिल भी लिख सकते हैं, मिल मशीन, रोलिंग मिल मोटर, और इसमें टर्बो जनरेटर में इसका यूज करेंगे, टर्बो जनरेटर में इसका यूज करेंगे। तो ये होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब हम जो देखेंगे आगे, जो हम देखने वाले हैं, तो अब इसमें एक आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन को हम समझेंगे अब। कम्यूटेशन, अब समझते हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है। कम्यूटेशन टॉपिक रहेगा हमारा कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन क्या होता है? तो कम्यूटेशन, जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर जो हार्ड रॉड कॉपर का बना होता है, तांबे का बना होता है, कम्यूटेटर होता है। तो कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है कम्यूटेटर। जो एसी मशीन, जो आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न होती है, उसको बाहर में हमको डीसी बना के देता है कम्यूटेटर। तो बताया था एक प्रकार से मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता है। तो जो कम्यूटेटर होता है, तो डीसी मशीन के आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न हुई है, उसको बाहरी परिपथ के डीसी में परिवर्तित करके देता है। तो यह परिवर्तन करने के लिए, संभव बनाने के लिए, यह परिवर्तन संभव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जो संभव बनाते हैं, संभव बनाने की प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर में जो एसी उत्पन्न होती है, उसको बाहरी परिपथ डीसी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो संभव बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कम्यूटेशन कहते हैं। सीधी सी बात है, जो एसी है, आर्मेचर में एसी है, और उसको हमने कहाँ रख दिया? डीसी में कर दिया। यहाँ पास जो आर्मेचर में हम एसी उत्पन्न कराते हैं, और उसको हम क्या करते हैं? कम्यूटेशन के द्वारा हम डीसी में परिवर्तित कराते हैं। डीसी में परिवर्तित कराते हैं, तो इसी प्रक्रिया को संभव बनाने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? कम्यूटेशन कहलाती है। अब जो कम्यूटेशन होता है, वो कैसे होता है? तो कम्यूटेशन को हम एक परिभाषित कैसे करेंगे? कम्यूटेशन को हम परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित, कम्यूटेशन को हम परिभाषित कैसे करेंगे? ये हो गया हमारा आर्मेचर का कम्यूटेटर। अब यहाँ पास क्या हो गई? हमारी कॉइल हो गई। इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये हो गया हमारा सेगमेंट के टुकड़े, और इस प्रकार से हमने यहाँ पास कॉइल को ले लिया, और कॉइल को हम इसको कुंडली इस प्रकार से बना दिए। ये हो गई हमारी कुंडली। यहाँ पास कुंडली हमने बना दिया। अब यहाँ लगाते हैं हम पोल को।
किसको, पोल को लगाते हैं। ये पोल हो गया, ये पोल हो गया, एन ध्रुव और एस ध्रुव। और यहाँ पास हमने क्या खींचा, एक अक्ष खींचा। इस प्रकार से एक हमने क्या खींचा, इस प्रकार से हमने एक अक्ष खींचा। एक अक्ष खींच लिया जिसको हमने बोला MNA। कौन सा अक्ष बोला, MNA अक्ष बोला। तो यहाँ पास इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप जानते हैं कि MNA अक्ष पर जो कॉइल है, तो उस कॉइल में जो EMF का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। MNA अक्ष पर जो कॉइल है, इस कॉइल में EMF का मान शून्य होगा। चूँकि हमने MNA की जो इसको बताए थे कि MNA क्या होता है, तो उसमें हमने बताया था कि 0 डिग्री पर जब कॉइल होती है तो उस कॉइल में उत्पन्न EMF का मान शून्य होता है। तो वह MNA अक्ष हम ऐसा एक अक्ष चूज करते हैं जिसको हम MNA अक्ष बोलते हैं। तो MNA अक्ष हमने बताया था। अब यहाँ पास इसको हम परिभाषित इस प्रकार से करेंगे कि वह विधि, ये क्या है, एक विधि है। वह विधि जो आर्मेचर की जो कॉइल है, आर्मेचर की कॉइल है, वह विधि जो आर्मेचर के, यहाँ पास MNA अक्ष है तो MNA अक्ष को भी जोड़ लेंगे। वह विधि जब MNA अक्ष को क्या करती है, यह क्रॉस करती है। कौन कर रही, यह आर्मेचर की कॉइल। जब MNA अक्ष को आर्मेचर की कॉइल क्रॉस कर रही होती है तो उसी दौरान हम इस MNA अक्ष में जो कॉइल है, ये MNA अक्ष की पर जो कॉइल है, तो इस कॉइल में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो उस धारा के प्रवाह का इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। इस धारा के प्रवाह के मान को क्या कराते हैं हम, विपरीत, रिवर्स कराते हैं। धारा प्रवाह के मान को क्या कराते हैं, रिवर्स कराते हैं। कब, जब यह MNA अक्ष को क्रॉस कर रही होती है, यह MNA अक्ष को जब क्रॉस कर रही होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेशन बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे कम्यूटेशन। एक बार फिर से बोलते हैं, वह विधि जब MNA अक्ष को क्रॉस कर रही होती है। कौन, ये आर्मेचर की कॉइल, आर्मेचर की ये जो कॉइल है, खासकर कौन सी कॉइल, जो MNA अक्ष पर यहाँ पास अभी दिख रही। तो यही कॉइल जब MNA अक्ष को क्रॉस करेगी तो इसमें कॉइल में जो धारा का मान है, इस प्रकार से धारा जा रही होगी, उस धारा के मान को रिवर्स कराते हैं। ये रिवर्स कराते हैं, रिवर्स कराते हैं। कब, जब MNA अक्ष को क्रॉस कर रही होती है, ये MNA अक्ष है, जब इसको क्रॉस कर रही होती है तो उसी दौरान धारा के मान को रिवर्स कराते हैं। तो वह क्या कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। वह कम्यूटेशन कहलाता है। तो ये कम्यूटेशन की इस प्रकार से हम परिभाषा देते हैं। अब कम्यूटेशन को जब यहाँ पास क्या कर रही होगी, यह क्रॉस कर रही होगी, तो कम्यूटेशन को जब यह क्रॉस कर रही होगी तो आर्मेचर के यहाँ पास क्या लगा होगा, ये कार्बन ब्रश लगे होंगे। दो यहाँ पास क्या, कार्बन ब्रश लगे होंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा हो रहा होगा कि जब MNA और कार्बन ब्रश दोनों कहाँ होंगे, यह MNA अक्ष पर होंगे। जब MNA की ये वाली कॉइल और ये कार्बन ब्रश, एक ऐसा टाइम रहेगा, आया होगा या आएगा कि जब MNA अक्ष पर कार्बन ब्रश और MNA की जो कॉइल है तो एक ही समय पर रहेंगी। तो जिस समय पर MNA की कॉइल और कार्बन ब्रश दोनों एक साथ आएंगे तो वह क्या कहलाएगा, वह उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, वह उसका पीरियड कहलाएगा। जिस समय MNA की कॉइल आर्मेचर में जो आर्मेचर कॉइल है और MNA अक्ष है, तो आर्मेचर की कॉइल MNA अक्ष पर जब कार्बन ब्रश के साथ में जितने टाइम तक रहेगी तो वह टाइम उसका क्या कहलाएगी, कम्यूटेशन का पीरियड टाइम कहलाएगी। कम्यूटेशन का पीरियड कहलाएगा, उसका टाइम कहलाएगा, समय अंतराल कहलाएगा। तो यह एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों कॉइल एक साथ रहेंगी, कार्बन ब्रश और उस कॉइल का जो समय रहेगा तो वो दोनों MNA अक्ष पर रहेंगे कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए।
अल्प समय के लिए ही रहेंगे, लेकिन जिस समय के लिए वह दोनों आपस में रह रहे हैं जिस समय पर, तो वह समय उसका कम्यूटेशन का पीरियड कहलाएगा, कम्यूटेशन को वह पीरियड कहलाएगा। अब यहाँ पास जो कम्यूटेशन होता है, कम्यूटेशन होता है, यदि आर्मेचर कॉइल है, जो यह क्या है, ये पूरा आर्मेचर कॉइल है, ये पूरा आर्मेचर कॉइल है, तो आर्मेचर कॉइल एमने अक्ष को क्या कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है। आर्मेचर कॉइल एमने अक्ष को क्रॉस कर रही होती है, तो आर्मेचर कॉइल जो ये एमने अक्ष को क्रॉस कर रही होगी, तो इसका जो पीरियड है, आर्मेचर कॉइल यह एमने अक्ष है, आर्मेचर कॉइल यह है। आर्मेचर कॉइल जब एमने अक्ष को क्रॉस कर रही होगी, इस अक्ष को क्रॉस कर रही होगी, तो इसका जो पीरियड है और कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो स्पार्किंग नहीं होगी, तो कम्यूटेशन वहाँ पास आदर्श कम्यूटेशन माना जाता है। ये जो एमने है और आर्मेचर की कॉइल है, आर्मेचर की कॉइल जो है एमने, जो एमने अक्ष है और आर्मेचर की कॉइल है यह कॉइल जब इसको क्रॉस कर रही होगी, एमने अक्ष को क्रॉस कर रही होगी, तो उसका टाइम पीरियड जो है और कम्यूटेशन का टाइम पीरियड आपस में बराबर हो जाएं तो कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग नहीं होगी और वहाँ पास कम्यूटेशन जो माना जाता है वो आदर्श कम्यूटेशन माना जाता है। कैसा? वह आदर्श कम्यूटेशन माना जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आदर्श कम्यूटेशन कभी भी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझते हैं कि आदर्श कम्यूटेशन क्यों नहीं होता। तो उस कॉइल में जो यहाँ पास कॉइल है, तो इसमें कुछ एक छोटी सी गड़बड़ी होती है। वो छोटी सी गड़बड़ी हम आपको 5 प्रोसेस में सिद्ध करके दिखाते हैं कि वो छोटी सी गड़बड़ी क्या है। तो यहाँ पास देखते हैं, इस आर्मेचर के कॉइल को हम अभी हमारा कैसा है, वृत्ताकार है, इसको हम बीच से काटते हैं और इसको हम सीधे फ्लैट कर देते हैं, चपटा कर देते हैं। और इस कॉइल को भी और आर्मेचर के जो यहाँ पास क्या है, कम्यूटेटर है, तो इस कम्यूटेटर को भी, तो हम फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं यहाँ पास, फर्स्ट प्रोसेस कि इसको हम कैसे करते हैं। तो इसको हम कम्यूटेटर को क्या किए, यहाँ पास कम्यूटेटर को सबसे पहले हमने इस प्रकार से हमने कम्यूटेटर को कर लिए। अब कम्यूटेटर क्या क्या है, इंसुलेटर है, माइका है, अभ्रक है, इसको हमने ए माना, इसको बी और इसको सी। और यही कॉइल हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ पास लगा दिया। जो कॉइल हमने वहाँ पास लगाया था वही कॉइल हमने यहाँ पास लगा दिया, यही कॉइल हमने लगा दिया। ये वाली जो कॉइल होगी, ये वाली जो कॉइल होगी, तो यह कॉइल कौन सी होगी, एमने अक्ष की कॉइल होगी। तो इस एमने अक्ष की कॉइल में कहाँ रखी है, हमारी 0 डिग्री पर रखी है। तो इसमें क्या कोई उत्पन्न हो रही होगी ईएमएफ, नहीं। तो इसके आजू बाजू जो कॉइल हैं, ये कॉइल हैं, तो इसमें उत्पन्न हो रही होगी। तो इसमें मान लेते हैं कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुई उसके वजह से जो धारा प्रवाहित हुई वो कितनी है, 20 एम्पियर है और इस दिशा में है। इस वाले कॉइल में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, एक भी एम्पियर नहीं होगी, क्योंकि इसमें ईएमएफ उत्पन्न ही नहीं हो रही। और इसमें भी हम मान लेते हैं कि 20 एम्पियर उत्पन्न हुई है ईएमएफ, तो उसमें से 20 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश को लगाते हैं। कार्बन ब्रश को लगाते हैं, तो कार्बन ब्रश हमारा कहाँ पास है, हमारा ये कार्बन ब्रश हमारा ये रखा है, ये कार्बन ब्रश हो गया। अब कार्बन ब्रश है तो हमारी जो धारा होगी, तो धारा हमारी ये वाली 20 एम्पियर की धारा इस कॉइल से, इस कॉइल का कोई स्वयं का नहीं है, ये वाली कॉइल की जो धारा है तो इस कॉइल से हमारी यहाँ पास आएगी। क्यों आएगी, इधर से क्यों नहीं आ जाएगी, क्योंकि कार्बन ब्रश हमारा यहाँ पास है और यहाँ पास सीधे क्या है, माइका है, तो इधर से हमारी धारा कहीं भी नहीं आ पाएगी, यहाँ पास माइका है इसलिए। तो ये जो धारा है तो हमारी कुछ इधर से होते हुए, कॉइल से होते हुए इधर की ओर आएगी 20 एम्पियर, और ये वाली भी धारा हमारी इधर से होते हुए इसी कॉइल से दोनों 20 दूनी यानी 40 एम्पियर की धारा यहाँ पास से आ जाएगी, 40 एम्पियर की धारा यहाँ पास से आ जाएगी। अब दूसरे प्रोसेस में आगे हम देखते हैं,
तो आगे क्या होता है, यहाँ पास वही है ए बी सी, फिर से है हमारी कॉइल, फिर से कॉइल है, और यहाँ पास क्या है 20 एम्पियर, और यहाँ पास इस प्रकार से 20 एम्पियर धारा इस प्रकार से है। अब जब कार्बन ब्रश क्या हुआ, कार्बन ब्रश अस्थाई है लेकिन कम्यूटेटर अस्थाई नहीं है, उसको हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं। तो कार्बन ब्रश हमारा वहीं पास रहेगा, लेकिन कम्यूटेटर जब आगे निकल जाएगा और कार्बन ब्रश हमारा यहीं पास है, तो ये थोड़ा सा आगे जब निकाल दिए, तो आगे निकाल दिए तो हमारा ये कम्यूटेटर हमारा खिसक गया। कम्यूटेटर क्या हुआ, खिसक गया। कम्यूटेटर खिसक गया और कार्बन ब्रश क्या है, अस्थाई ही है, अपने जगह पर ही है। तो यहाँ पास कम्यूटेटर जैसे ही थोड़ा खिसका तो यहाँ पास से इंसुलेटर जो है, तो इंसुलेटर अब क्रॉस कर गया, मतलब इतना सा थोड़ा सा इसमें धारा आने के लिए इसको जगह मिल गई। तो अब धारा जो है तो इधर से भी आने की प्रयास करेगी। तो यह जब एक तिहाई भाग क्या किया, यहाँ पास एक तिहाई भाग जब यह कार्बन ब्रश इस ए वाले कम्यूटेटर के पास आया, तो इसमें से भी अब ए वाले कम्यूटेटर से भी ये धारा प्रवाहित होगी। तो पूरी धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पास कम है। तो एक तिहाई ही यहाँ पास है, तो एक तिहाई है तो पूरी धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। मान लेते हैं कि 10 एम्पियर धारा इधर से आ गई, लेकिन और धारा जो बच रही है तो इसी वाली कॉइल से आएगी। तो यहाँ पास इसका 20 एम्पियर और 10 एम्पियर इसका, तो यहाँ पास 30 एम्पियर टोटल धारा इधर से आएगी। तो इस वाले क्षेत्रफल से कितनी धारा आएगी, 30 एम्पियर और 10 एम्पियर इधर से, तो टोटल हमारी 40 एम्पियर धारा आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये हमारा माइका और ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 20 एम्पियर की धारा, 20 एम्पियर की धारा। अब क्या होगा, यह कम्यूटेटर को जब आगे हमने और खिसकाया, कम्यूटेटर को और आगे खिसकाया, तो यह कार्बन ब्रश जो है तो कहाँ आ जाएगा, कार्बन ब्रश जो है तो और आगे, कम्यूटेटर जो है तो और आगे खिसक आएगा। तो यह आगे खिसक के इतने भाग पे आ गया कि जो कम्यूटेटर का भाग ए है और बी है, तो उन दोनों भाग के क्या आ गए, आधे भाग में आ गए, कहें तो 1/2 भाग में आ गए, तो आधे भाग में आ गए। तो अब जो धारा होगी तो 20 एम्पियर की धारा यहाँ से तो सीधे ये प्रवाहित होगी, लेकिन इसकी भी 20 एम्पियर की धारा कहाँ, इधर से सीधे ही प्रवाहित हो जाएगी। तो यहाँ 40 एम्पियर की धारा आ जाएगी। तो फिर इस एमएनए कॉइल में से धारा कितनी प्रवाहित होगी, एक भी नहीं होगी, 0 एम्पियर होगी। तो यहाँ पास कितनी हो गई, 0 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। कितनी होगी, 0 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ पास हमने एक बनाया और यहाँ पास हमने इस एक को बनाया। यहाँ पास 20 एम्पियर, यहाँ पास 20 एम्पियर, इसका नाम ए दिया, इसका बी, इसका सी दे दिया। अब इस कार्बन ब्रश को हम क्या करते हैं और आगे खिसकाते हैं। तो कार्बन ब्रश को जब हम आगे खिसकाते हैं तो यहाँ पास इसको हम इतना खिसका देते हैं कि जो ए के संपर्क में है तो वो कितना आ गया, ए के संपर्क में कार्बन ब्रश हमारा कितना आ गया, 2/3 भाग आ गया, 2/3 भाग आ गया। तो अब क्या होगी, अब यहाँ से इस वाले कंडक्टर से यहाँ पास पूरी धारा प्रवाहित होगी, कितनी, 20 एम्पियर इसकी पूरी आ जाएगी। लेकिन यहाँ का क्षेत्रफल कम है तो ये 20 एम्पियर धारा पूरी इधर से प्रवाहित नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है। तो कितनी होगी फिर, तो फिर होगी हमारी 10 एम्पियर मान लेते हैं। तो और बची हुई धारा इधर से आएगी 10 एम्पियर, तो यहाँ पास कितनी होगी, 30 एम्पियर होगी। तो यहाँ पास पूरी धारा हमारी 40 एम्पियर मिलेगी। 10 एम्पियर इधर से आ गई, 30 एम्पियर इधर से, तो टोटल हमारी 40 एम्पियर धारा हो गई। अब इसमें आखिरी वाले में पूरा यहाँ पास राज छुपा है, आखिरी वाले में यहाँ पास पूरा राज छुपा है।
यहाँ पास आपको समझने की चीज़ है। ये कॉइल हो गई हमारी, यह ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब इसको हम जैसे जैसे घुमाते गए तो यहाँ पास 20 एम्पियर धारा की दिशा ऐसी, और यहाँ पास 20 एम्पियर धारा की दिशा ऐसी। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, कार्बन ब्रश अब हमारा 2/3 भाग में था, लेकिन अब कार्बन ब्रश हमारा क्या कर रहा है, सीधे और सीधे घूमकर जो कम्यूटेटर है घूमा, और कार्बन ब्रश हमारा कहाँ पास आ गया, हमारा पूरा और पूरा ए के पास में आ गया, पूरा का पूरा ए के पास में आ गया। अब ए के पास में आ गया तो यहाँ से धारा जो 20 एम्पियर की धारा है वो हमारी कहाँ से होगी प्रवाहित, इधर से होगी, इस कॉइल से होगी, इस कॉइल से होगी, और इस कॉइल से हमारी निकल के आएगी। तो यहाँ 20 एम्पियर, और ये वाली भी 20 एम्पियर इसी कॉइल से, मतलब इस कॉइल से 40 एम्पियर टोटल धारा आएगी, और यहाँ पास भी 40 एम्पियर आ जाएगी धारा। तो यह धारा जो है तो टोटल 40 एम्पियर आ गई। तो क्या यह धारा 40 एम्पियर रियल में आ जाती होगी इस प्रकार से? नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन मतलब एक कॉइल का जो हमेशा से ही रीजन भरा पड़ा है, तो इस कॉइल का क्या होता है, एक स्वप्रेरित ईएमएफ होता है, स्वप्रेरित ईएमएफ होता है। तो स्वप्रेरित ईएमएफ मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसके कारण क्या होगा, इसमें स्वप्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा जो धारा को आने से रोकेगा, धारा का विरोध करेगा, लेकिन विरोध कर नहीं पाता है। तो यह धारा को आने से क्या करता है, विरोध करता है। तो धारा को आने से जब विरोध करेगा तो पूरी धारा इसमें से प्रवाहित नहीं हो पाएगी, धारा के आने में देरी कर देगी, तो वह पूरी धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। कम्यूटेशन जो ओरिजिनल आदर्श है माना तब जाता कि जब कार्बन ब्रश ए पर आ गई है, ए के क्षेत्रफल में कार्बन ब्रश पूरा आ गया है, तो पूरी इसकी जो 20 एम्पीयर की धारा है, तो 20 एम्पीयर की धारा भी ए में पूरा आ जानी चाहिए। कब? जितने समय में कार्बन ब्रश आ चुका है, ठीक उसी समय में, थोड़ा भी ना कम न देरी, उसी समय फट से पहुंच जाना चाहिए किसको भी, इस 20 एम्पीयर की धारा को भी। तभी वहाँ पास हम क्या मानते कि आदर्श कम्यूटेशन है। लेकिन यहाँ पास आदर्श कम्यूटेशन नहीं हुआ, धारा पूरी नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि इसका क्या हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड स्वप्रेरित ईएमएफ जो है, तो स्वप्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो गई किसके कारण, इसमें प्रेरकी प्रतिघात के कारण। प्रेरकी प्रतिघात के कारण जो इसमें है तो धारा को रोका और विरोध किया, तो धारा पीछे रह गई, लेकिन पूरी धारा नहीं आ पाई। तो मानते हैं कि 15 एम्पीयर की धारा आ गई मान लीजिए, लेकिन 5 एम्पीयर की धारा अभी भी पीछे ही रह गई। तो जो 5 एम्पीयर की धारा है तो वो तो कहीं इधर उधर जाएगी नहीं, तो वो भी आने का प्रयास करेगी। अभी भी 15 एम्पीयर की धारा ए पर आ गई है, लेकिन 5 एम्पीयर की धारा अभी पीछे ही है। तो वो क्या करती है, वही धारा इस बी वाले कम्यूटेटर से इस ए वाले कम्यूटेटर कहें तो कार्बन ब्रश के पास आने के लिए क्या करती है, 5 एम्पीयर की धारा यहाँ पास जंप करेगी। जो जंप करती है वही हमको स्पार्किंग के रूप में दिखता है, वही हमको स्पार्किंग के रूप में दिखता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वह स्पार्किंग की। तो 5 एम्पीयर की धारा वह क्या की, स्पार्किंग की। तो इसी के कारण क्या होता है, स्पार्किंग होता है। तो यहाँ पास हमने देखा पहले धारा क्या हो रही थी, पहले धारा इधर से आ रही थी पूरी इस कॉइल से, फिर धारा इधर से आई कुछ इस कॉइल से और कुछ इस कॉइल से आई। इसके बाद हमने देखा कि धारा हमारी जो है तो 0 एम्पीयर हो गई। अब यही धारा हमारी बढ़ के सीधे और सीधे इस वाले एम से आई। तो धारा की जो दिशा है, तो हमने यहाँ पास क्या किया, धारा की दिशा को हमने यहाँ पास विपरीत किया, परिवर्तित किया, धारा की दिशा को विपरीत किया, जिसको हमने बोला था एमने अक्ष पर धारा की दिशा को क्या करते हैं, धारा की दिशा को हम वहाँ पास परिवर्तित करते हैं। और वह धारा की दिशा कब, जब एमने अक्ष को क्रॉस कर रही होती है। तो यह एम एन ए अक्ष की क्रॉस कर रही होती है, कौन सी कॉइल है, एमने अक्ष की कॉइल है। तो एमने अक्ष को जब क्रॉस कर रही होती है तभी हम इसके धारा की दिशा को परिवर्तित कराएं, और वही हमारा कम्यूटेशन की परिभाषा दिए थे। तो वही चीज़ को अभी तक हमने यहाँ सिद्ध किया। तो 5 एम्पीयर की धारा इसने क्या किया, जंप किया, जो हमको स्पार्किंग के रूप में दिखता है। तो यह किसके कारण हुआ, इसकी मेन वजह जो है तो आपका
प्रेरकी प्रतिघात के कारण हुआ। किसकी कारण हुआ? इसकी मेन वजह जो है तो प्रेरकी प्रतिघात के कारण हुआ। तो इसी के कारण जो कम्यूटेशन को संभव बना पाना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज की यदि हम सोचें कि जनरेटर को बनाएं और उसको हम सफल कर लें तो लेकिन वो नहीं हो पाता। तो हम आखिर 650 वोल्ट से अधिक की जनरेटर को क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उसके कम्यूटेशन को संभव बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इतने ही कम्यूटेशन को संभव बनाना मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये धारा हमारी नष्ट हो रही है, एनर्जी लॉस होगी तो वो हमारी इफ़िशियंसी उसकी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा बड़ी मशीन हम नहीं बना सकते डीसी जनरेटर की, कारण यही है कि इसके कम्यूटेशन को संभव हम नहीं बना पाते हैं। दूसरी चीज़ आप सोचें कभी कि यदि आर्मेचर को जो है तो हम बॉडी में क्यों नहीं लगा देते? उसके बॉडी में भी तो लगा सकते थे। यहाँ पास स्लॉट काट देते, खाँचे काट देते इसके बॉडी में, और इसको हम यहाँ पास पोल लगा देते हैं। इस प्रकार से हम पोल लगा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पास हमारा क्या होता है, ये घूमता रहता और ये घूमता रहता तो हमारी EMF उत्पन्न करके देता। ऐसे भी तो हो सकता था, हाँ हो सकता था। लेकिन यहाँ पास हम इतना बड़ा कम्यूटेटर कहाँ लगाएंगे? पूरे बॉडी में कम्यूटेटर। इससे बढ़िया कि हम इसके रोटर में इसके आर्मेचर को लगा दें और यहीं पास छोटा सा कम्यूटेटर लगा दें। तो कम्यूटेटर आर्मेचर में ही लगाते हैं क्योंकि उसका कम्यूटेशन बनाना हमको संभव हो पाता है। नहीं तो इसको बॉडी में हम लगा पाते जब ये भी संभव हो पाता, लेकिन ये असंभव हो जाता है। ऐसा नहीं हो पाता कि इसके बॉडी में हम पूरे के कम्यूटेटर लगाए, इतना बड़ा धुद्धड़ से बहुत बड़ा, तो ऐसा नहीं कर पाते हम। तो इसके आर्मेचर में ही लगाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपको कम्यूटेशन समझने की और हमारी समझाने की। तो प्रतिघाती वोल्टेज के कारण, यह मेन इसका कारण है, प्रतिघाती वोल्टेज के कारण ही यह क्या होता है, पीछे रह जाती है धारा, और धारा क्या करती है फिर स्पार्किंग करती है। तो ये चीज़ें आपको कम्यूटेशन समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो पूरा PDF है वो आपको लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में मिल जाएगी। वहाँ पास से आप इसको ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। वहाँ पास से आप ज्वाइन करके ले लीजिए और वहाँ से नोट्स अच्छी तरीके से आप बनाइए। तो आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए और पढ़ाई अपनी प्रिपेयर करते रहिए। ओके, सो थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे।